तो पिक्चर 11 की शुरुआत सॉन्ग के एक ड्रीम सीक्वेंस से होता है। इसमें वो रिग्रेट करता है ईजू के साथ जिस तरह उसने कोर्ट बिहेव किया, अभी प्यार से बात नहीं की, साथ बैठकर खाना नहीं खाया, अभी प्यार और केयर नहीं जताया। वही वो इमेजिन करता है कि अगर उसने शुरुआत से ये सब किया होता तो उनकी लाइफ कितनी अलग हो। अब प्रेजेंट टाइम में ईजू की कार खाई में गिर चुकी थी। साउंड एक्सीडेंट की आवाज सुनकर शव रह गया था, तो वो जल्दी से उस इंसिडेंट वाले जगह पे पहुंचता है जहाँ पुलिस उसे बताती है कि कार बहुत तेजी से इस रेलिंग को टक्कर मारे यहाँ से खाई में गिर गई। कार की बहुत बुरी हालत हो चुकी है। क्राइम सीन में हमें ईजू की एक सैंडल मिली और अब तक उन दोनों की बॉडीज नहीं मिली, तो सान उन्हें ढूंढते रहने के लिए कहता है। इधर ईना मिस्टर होम ईजू की मॉम पहुंच जाती है। मिस्टर बेक भी पहुंच जाते हैं। ईजू की मॉम अपने बेटे की चिंता में रोने धोने लग जाती है। वहीं मिस्टर होम मिस्टर बेक से लड़ने लगता है। उन्होंने अपने असली बेटे को नहीं मारा था, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। ईना उन दोनों को चुप कराती है। ईजू की मॉम पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करती है ईजू को ढूंढ देने के लिए। तभी सान नोटिस करते है कि असली साउंड की माँ क्यूशिम यहाँ नहीं आई थी, तो वो डिटेक्टिव से उसे ढूंढने के लिए कहता है। डिटेक्टिव मेमोरियल हाउस के कैमरास को चेक करता है, लेकिन साउंड की मॉम को बाहर जाते हुए देखा ही नहीं गया। हम कहते हैं कि शायद बैक गेट से चले गए होंगे कि उस तरफ कैमरास नहीं थे। तो साउंड इधर मिस्टर बेक के घर पहुंच जाता है, जहाँ वो क्यूशिम यानी असली साउंड की माँ की कार चेक करता है। उसका डैशकैम फुटेज डिलीट कर दिया गया था। क्यूशिम के नाम पे सर्च वारंट निकालने के लिए कहता है ताकि उनकी कार को चेक किया जाए और उनकी कार के डैशकैम फुटेज को रिकवर किया जाए, इसे पता लगाया जा सके कि वो उस इंसिडेंट के वक्त कहाँ थे। साउंड जा रहा था, तभी क्यूशिम लाइट्स ऑन करती है और उससे पूछते हैं यहाँ क्या कर रहे थे। साउंड गुस्से में कहता है कि तुम सैड क्यों नहीं हो, तुम्हें तो नहीं जानती तुम्हारा बेटा जिंदा है या मर गया। क्यूशिम कहती है मैं क्यों लूं, 20 साल पहले तुम्हारे बाप बेट जंगू ने मुझे कहा था कि मेरा बेटा पानी में गिर गया और डूब कर मर गया। तब हमने वो पूरा लेक छान मारा था, लेकिन उसकी बॉडी नहीं मिली। उसके बाद से मैं हर दिन रोती रही, मुझे ये तो पता नहीं चला कि मेरा बेटा जिंदा है या मर गया। इसलिए मैं बहुत रोई, बहुत दुखी हुई। अभी पानी में से किसी की लाश मिल गई तो मैं भाग कर वहाँ पहुँच जाती। ऑलरेडी बहुत रो चुकी हूँ और अभी सब कुछ एक्सपीरियंस करने की बारी तुम्हारी है। 4 दिन बीत जाते हैं तक कुछ भी पता नहीं चलता। नीचे के फ्रेंड्स एंड फैमिली सारे लोग बहुत चिंता में थे और सभी लोग साथ में उसे ढूंढ रहे थे। यूरी और सांग को भी उसे लगातार ढूंढ रहे थे। यूरी काफी इमोशनल होती है, कहती है कि वो इतने सालों से मेरे साथ काम कर रही है, उसने मुझसे ये सब कुछ छुपाया, इसलिए मुझे उसे जल्दी ढूंढना है ताकि ये सब पूछ सकूं, उससे माफी मंगवा सकूं। सांग कहता है ये जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाली है, अगर वो तुम्हारे हद पे चढ़ गई तो, क्योंकि उसने एक और बात छुपाई थी कि वो बोल सकती है, जिससे यूरी और शॉक्ड होती है। सांग कहता है पर उसकी आवाज बहुत प्यारी है। यूरी कहती है अब तो उसकी आवाज सुनने के लिए मुझे उसे जल्दी ढूंढना है। तो ये दोनों क्राइम सीन के आसपास के इलाके में पहुंच जाते हैं, जहाँ ऑलरेडी सांग के कलीग्स और ईजू के कलीग्स पहुंचे हुए थे और वॉलंटियर ग्रुप बनाकर सभी लोग उसे ढूंढ रहे थे। इधर कार में से मिले सारे एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है। इसमें ईजू की आईडी, फोन, सैंडल, लिखना पर का चाकू, ये सब होता है। डिटेक्टिव बताता है यहाँ से नतीजे जिस डैम तक जाते हैं वहाँ तक हमने देख लिया, पर हमें ईजू नहीं मिली। अब उनके जिंदा रहने के चांसेस ना कहा था कि सांग कहता कि आप मुझे तब कहना जब ईजू की बॉडी में जाए, अब तक उसे ढूंढते रही है। क्वेश्चन के सर्च वारंट का क्या हुआ। डिटेक्टिव बताता है हमारे एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि सिर्फ सस्पेशन की वजह से लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की वाइफ के नाम पे वारंट जारी किया नहीं जा सकता। सांग कहता है इस बार मेरे पास सबूत है, तो आप इस पर अरेस्ट वारंट रिक्वेस्ट करिए। लड़की की किडनैपर की सच्चाई बाहर आ गई थी कि वो मिस्टर बेक और क्यूशिम का असली बेटा है। उसी के लिए मिस्टर बेक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था। अब नेता लोग झूठ बोलने में तो एक्सपर्ट होते हैं, तो वही थोड़ी सिंपैथी पाने के लिए कहानी बना देते हैं। बचपन में हमारा बेटा अपने ग्रैंडपा के साथ गया था, फिर कभी नहीं लौटा। हमने उसे बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला, तो हमारे दुख को खत्म करने के लिए हमने सांग को अडॉप्ट किया। इसे आप सब स्पोक्स पर्सन सांग के नाम से जानते हैं। पर आपने जो सारे रूमर्स सुने हैं, हमारा असली बेटा ही किडनैपर है, उसने स्पोक्स पर्सन सांग को धमकी दी, वो सब झूठ है, इसका कोई सबूत नहीं है। और तभी सांग का रिपोर्टर फ्रेंड इनका बांधा फोड़ देता है कि इसने ऑलरेडी दूजे और मिस्टर जॉन के साथ इंटरव्यू कर लिया था और मिस्टर जॉन तो इकलौते आई विटनेस भी थे, तो उन्होंने चाइमन बेक चांगोरंग के ग्रैंडसन की सारी सच्चाई बता दी थी, जो यहाँ सबके सामने प्ले कर देता है। फिर तो यहाँ बवाल मच जाता है। तभी यहाँ पे पुलिस भी पहुंच जाती है और क्यूशिम को मर्डर के चार्जेस पे अरेस्ट कर लेती है। इससे वो कुछ शो रह जाती है। इधर टीचर की मॉम को अपनी गलती रियलाइज होता है, जो की याद में बहुत रोती है। तभी ये लोग भी क्यूशिम के अरेस्ट की न्यूज देखकर शॉक्ड होते हैं। की मॉम तो बहुत ज्यादा डर जाती है, कहीं क्यूशिम ने ईशू को मार तो नहीं दिया। इधर इंक्वायरी रूम में क्यूशिम तो फुल रॉब जा रही थी, तुम लोग शायद अपने जॉब से हाथ धोना चाहते हो, जो की तो कोई बॉडी भी नहीं मिली, फिर मुझे मर्डर के लिए अरेस्ट कैसे किया। तभी डिटेक्टिव उसे एक वीडियो दिखाता है, इसमें क्यूशिम चेयरमैन जंगू का मर्डर कर रही थी। वीरू से उनकी सांसें रोककर अभी सांग अंदर आता है। क्यूशिम के सामने एक अंगूठी रखता है और वीरू होता है कि इस अंगूठी में एक हिडन कैमरा था और ये अंगूठी थी चेयरमैन जंगू की। इसे चेयरमैन ने सांग को दिया था, सांग ने उनके मरने से कुछ दिन पहले उन्हें वापस कर दिया था। इसके बाद एक दिन जब क्यूशिम चेयरमैन से मिलने आई, चेयरमैन ने कन्फेस किया था कि मैंने अपने हाथों से तुम्हारे बेटे को मारा। क्यूशिम ने कहा कि एक और गलती की है, अपने खुद के बेटे को मेरे बेटे की जगह रिप्लेस करके। चेयरमैन पूछते हैं कि क्या तुम इस बारे में जानती थी। क्यूशिम कहती कि मेरे बेटे के जाने के बाद आपने एक अनाथ बच्चे को हमारे घर लाया और उसे सांग बनाने के लिए कहा, पर जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वो आपकी तरह बनता गया। मैंने देखा है आप उससे कितना प्यार करते थे और उसके सक्सेस पे कितना प्राउड फील करते थे। ये सब मैं अपने बेटे के लिए फील करना चाहती थी, पर आपने वो मुझसे हक छीन लिया। चेयरमैन कहते हैं मैंने उस मॉन्स्टर को मार के हमारी फैमिली को बचाया है,
जैसन गुस्से में क्यूशम ने सैमन को मार दिया कि उनके अंगूठी की कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। उन बेटू पर सताम कहता है मैंने इस एविडेंस को अब यूज करने के बारे में सोचा था जब इस फैमिली के सीक्रेट्स बाहर आ जाएंगे, और अब मुझे किसी को बचाने के लिए यूज करना पड़ रहा है। इसलिए बताओ ये जो कहा है हमारी सजा कम हो सकती है, वरना पुलिस के पास हमारा फोन डैश कैम सबके एक्सेस है, वो लोग पता लगा ही लेंगे। यूशिंग कहती चलो मार लिया, ये जो किडनैप मैंने ही करवाया है, तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो है ना, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने उसे जिंदा रखा हो। आपके साथ ही हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ यूजू ने स्पीड से रेलिंग को टक्कर दो हमारी तीपा कार अटक गई थी। अभी वहाँ पर बटलर किम आ गया था, इसने किडनैपर और हीजू दोनों को अपने साथ ले गया। खाली कार को नीचे धक्का देकर हीजू की चीजों को यहाँ वहाँ बिखेर दिया, ताकि ऐसा लगे कि वो लोग कार के साथ ही नीचे गिर गए थे। उन बिट्टू पर साउंड कह रहा है कि तुमने उसे मेरे लिए जिंदा रखा होगा। नहीं कहा था न कि वो दर्द एक्सपीरियंस करने की बारी मेरी है, वो दर्द जब मुझे पता नहीं होगा कि हीजू जिंदा है या नहीं। तुम मुझे तड़पाना चाहती हो जैसे तुम अपने बेटे के लिए तड़पी हो, तुम उस बेग जंगो के बेटे से बदला लेना चाहती हो, उसने तुम्हारे बेटे को तुमसे दूर किया। इधर पुलिस वालों को क्यूशम के फोन से हीजू के लोकेशन का पता चल जाता है, तो सान उनके साथ हीजू को ढूंढने निकलता है। तो क्यूशम ने हीजू को एक जगह बंद करके जिंदा रखा था, इस प्लान में उसका साथ दिया था बटलर किम ने। इसको क्यूशम ने पहले कह दिया था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो हीजू को मार देना और मेरे बेटे को बचाना। तो बटलर किम ने बेग फैमिली के एक पुराने घर के अंडरग्राउंड लॉकर रूम में एक में हीजू को और दूसरे में किडनैपर को बंद करके रखा था, जिन्हें टाइम टू टाइम खाना देने आता था। लेकिन वो हीजू को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है, तो हीजू यहाँ से भागते हुए जाने लगती है। तो किडनैपर भी उसे बाहर निकालने के लिए कह रहा था, और बटलर उल्टा बाहर से ताला मार देता है। तभी बंदूक लेकर मिस्टर बेक उसके पीछे आ जाते हैं, जो उसे दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। वो यहाँ किडनैपर को मारने आए थे क्योंकि उसकी वजह से उनकी लाइफ जो बर्बाद हो गई। इधर हीजू जो बहुत कमजोर हो चुकी थी, एक गोली की आवाज सुनकर रुक गई, तभी वो फिसल कर नीचे गिर गई। इधर उस रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो गोली लगी थी बटलर को, और किडनैपर अपने बाप से एक बंदूक छीन लेता है क्योंकि वो उनसे ताकतवर था, और उन पे भी एक गोली चला देता है। इस आवाज से हीजू को होश आ जाता है, तो वो फिर से भागने लग जाती है, लेकिन वो किडनैपर बाहर आ गया था। ये विसल मारते हुए हीजू को बाहर आने के लिए कह रहा था। हीजू डर के मारे नीचे छुपी रहती है। तभी दूर वो कुछ कार्स को आते हुए देखती है, इनमें सान और पुलिस वाले थे। तो वो शाम की कार की ओर भागने लगती है, इससे किडनैपर देख लेता है लेकिन वो छुपा रहता है। फाइनली वो शाम की कार के सामने आती है, दोनों एक दूसरे को देखकर काफी इमोशनल होते हैं। हीजू उन्हें बताते हैं कि किडनैपर आसपास ही है और उसके पास एक गन है। तो डिटेक्टिव सान और हीजू को जाने के लिए कहते हैं, और वो अपने टीम के साथ किडनैपर को ढूंढने के लिए आगे जाते हैं। सान हीजू को लेकर यहाँ से निकल रहा था, और तभी किडनैपर उनके सामने आ जाता है और उन पे गन तान लेता है। उनको बाहर निकलने के लिए कहता है, तो वो हीजू को अंदर ही रहने के लिए कहकर बाहर आता है। और किडनैपर से कहता है ये प्रॉब्लम तुझे मुझसे, इसलिए हीजू को कुछ मत करना। मैंने कहा था ना मुझे तेरा कुछ नहीं चाहिए। किडनैपर कहता है हाँ तो अपनी बाकी जिंदगी हीजू के साथ खुश रहना चाहता है ना, और क्या तुझे याद है मैंने क्या कहा था, तुझे तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। क्या तुझे गिल्टी फील नहीं होता कि तू बेग जंगो का बेटा है जिसने ना जाने कितने गलत काम किए हैं। अभी डिटेक्टिव दूर से इनके कार को रुका हुआ देख लेते हैं, उन्हें शक होता तो अपनी टीम को धीरे धीरे इनकी ओर आने के लिए कहते हैं। इधर किडनैपर सान के कान में कुछ कहता है, इसे सुनकर सान बहुत शॉक्ड एंड सैड होता है, काफी इमोशनल होकर हीजू को देखता है। किडनैपर उसे ऐसे देखकर हंसने लगता है। अभी पुलिस उसे हर साइड से देख लेते हैं और उसे गन शॉट देने के लिए कहता है, लेकिन किडनैपर सान जोर गन पॉइंट करता है और एक गन शॉट की आवाज आती है पर दिखाई नहीं जाती गोली किसे लगी। हीजू का शॉकिंग रिएक्शन आता है और सीन कट होता है। इसके बाद हमें हीजू का एक ड्रीम सीक्वेंस दिखाया जाता है, इसमें वो इमेजिन करती है कि शादी के बाद वो एक नॉर्मल अरेंज्ड मैरिज कपल की तरह रहते, धीरे धीरे एक दूसरे को जानते समझते प्यार करते, टाइम बिताते, स्पेशल मेमोरीज बनाते, तो उनकी लाइफ कितनी अच्छी होती है। ये सब हीजू की इमेजिनेशन थी। प्रेजेंट टाइम में उस इंसिडेंट को काफी टाइम हो गया था। हीजू अकेले अपने घर में बहुत सैड बैठी हुई थी और साउंड को याद कर रही थी। साउंड के नंबर पे कॉल करती पर उसका नंबर गलत बता रहा था। वो सोचने लगती कि आखिर किडनैपर ने उस रात साउंड के कान में क्या कहा था। इससे साउंड ने इतना दुखी होकर हीजू की ओर देखा था। अभी उसे एक इंटरनेशनल नंबर से कॉल आता है, तो सामने वाला कुछ भी नहीं बोल रहा था। हीजू बहुत इमोशनली कहती है क्या ये तुम हो साउंड। इसे एपिसोड 11 यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं आखिरी एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।